हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का अपना प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को हम शॉर्ट में जेटीडी बोलते हैं। भाई क्या बोलेंगे? जेटीडी। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मतलब जेटीडी। सर क्या होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए भाई, अब तक हम बहुत सारी चीजों को कर चुके हैं, बहुत सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। भाई ये हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट थी। अगर आप ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में है तो उसकी ये यूनिट नंबर 7 है और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है, क्योंकि इससे पहले एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट हो चुकी है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था आपको पता होगा। आईपीसी था, आइसोमेरिज्म था, आपका क्या बोल सकते हैं वर्नस थ्योरी थी, है ना। बहुत सारी चीजें वहां पर हमने जानी थी। सेकंड यूनिट जो थी उसमें हमारी थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कौन कौन सी थ्योरी होती है, जैसे वीबीटी है, सीएफटी, ये सब के बारे में है। अब तक ये हमारा इस सेकंड यूनिट का, मतलब सेकंड यूनिट बोले तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट का लेक्चर नंबर 11 है। सर इससे पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। और उन 10 लेक्चर में हमने क्या किया सुन लीजिए। भाई हमने वीबीटी पढ़ा था, क्या होता है वीबीटी, बिल्कुल पढ़ लिया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी है सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जाना था, बिल्कुल जाना था। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जाना, ज्योमेट्री जानी उनकी, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर और कॉम्प्लेक्सेस ये भी जान लिया। फिर सर हमने सीएफटी स्टार्ट किया था। सीएफटी क्या होता है, डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, उनके ओरिएंटेशन क्या होता है, ये भी जान लिया था। उसके बाद हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ये भी जाना हमने, ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लेनर हो, सबको जाना, बिल्कुल ठीक बात है सर। सीएफएससी क्या होती है जान चुके हैं। सीएफएससी को ऑक्टाहेड्रल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेट्राहेड्रल में कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर इनकी सीएफएससी का रिलेशन क्या होता है ये भी जान चुके थे सर। लास्ट लेक्चर में सीएफएससी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हमने जाना था। इतना तो हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है, जरा इसके बारे में हम डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमसे पता चल गया होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को हम शॉर्ट में जेटीटी कहते हैं, जेटीडी। सर एक्चुअल में डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है ये बता दीजिए। अच्छा एक चीज और जान लो भाई, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का एक और नाम होता है, इसको हम टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन अभी समझ में आ जाएगा। डिस्टॉर्शन को अगर हम अपनी भाषा में बात करें भाई, डिस्टॉर्शन मतलब सर बिगड़ना होता है, बिगड़ जाना, उसकी शेप बदल जाना, उसकी ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री जो जैसी दिखनी चाहिए वैसी न दिखकर क्या होना, उसमें कुछ ना कुछ चेंज अलग हो जाना, सर उसी को बोलते हैं हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब बिगड़ना। सर कोई भी चीज, जैसे ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, सर ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री हमारी फिक्स थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। सर क्या थी ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री? सर हमारे पास में अगर हम बात करें, मेरे पास कोई मेटल एटम है लाइक दिस, ठीक है, इससे सर लिगेंड लगे हुए, 4 लिगेंड तो मेरे प्लेन में थे सर, चारों लिगेंड प्लेन में लगाओ, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड। सर 4 लिगेंड प्लेन में है, बिल्कुल सही बात है सर, प्लेन में है चारों लिगेंड। इन चारों को अगर आपस में हम मिलाते हैं, अगर इन चारों को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो एक टेट्रागन बन जाता है, मतलब स्क्वायर शेप ज्योमेट्री आपको मिलती है। यही तो था, बिल्कुल सही बात है सर। इनमें से एक लिगेंड हमारा ऊपर की साइड होता है तो दूसरा लिगेंड हमारा नीचे की साइड होता है। एक लिगेंड हमारा ऊपर की साइड तो दूसरा लिगेंड हमारा नीचे की साइड होता है, ऐसे मान के चलेंगे। वैसे तो मैं आपको इसका ज्योमेट्री सारी कुछ बता चुका हूं। बीच में हमारे पास मेटल है, एक लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, तो 4 कौन है, 4 लिगेंड लग गई। अब एक लिगेंड ऊपर की साइड लगा होगा, एक लिगेंड इसके नीचे की साइड लगा होगा। सर इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। सर इसमें अगर ये जितने भी बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं सर? 6 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 6। मतलब अगर हम बात करें 6 बॉन्ड कौन कौन से सर? 1 2 3 4 5 6 सर 6 बॉन्ड है। अगर सबके सब बॉन्ड की लेंथ एकदम इक्वल है, एकदम इक्वल है, यानी कि यहां पर आप बात करो ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, all bond lengths are equal। अगर हमारा सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है तो इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे हम इसे?
परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। सर होना ये चाहिए, क्या होना चाहिए सर? होना ये चाहिए कि हमारे पास में चीजें क्या होनी चाहिए? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, बट होती नहीं है। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है तो उसे हम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कहेंगे, लेकिन अगर इसकी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ चेंज आ जाए तो सर उसको बोला जाता है डिस्टॉर्शन, मतलब उसको हम बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब हमारे पास दो चीजें होगी सर, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक्चुअल में, चलो ये मतलब समझ लिया हमने कि सर परफेक्ट ज्योमेट्री में कोई भी चेंजमेंट होता है उससे हम डिस्टॉर्शन कहेंगे। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कितने टाइप्स का होता है ये बताइए। उससे पहले क्वेश्चन हमारा ये बनता है सर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक्चुअल में होता कब है, कब होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये भी जान लेते हैं। चलिए देखो भाई, हमने एक चीज जानी थी सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री केस में हमने क्या जाना था सर, हमारे पास में ये 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब लिगेंड इनसे बॉन्ड बनाने आते हैं तो सर यहां पर हमारी ये ऑर्बिटल्स दो सेट में ब्रेक हो जाते हैं, ये आपको बता दिया है भाई। स्प्लिटिंग हमने पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग पढ़ी थी, तीन ऑर्बिटल की एनर्जी कम, जो हमारी एक्सिस के बीच में आती है उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जो एक्सिस पर आती है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। सर कौन कौन से आती है बिटवीन द एक्सिस? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और जो अलॉन्ग द एक्सिस कौन कौन सी होती है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये तो हमने जान लिया था ना सर, जानना क्या है? जानना ये है, इसको हम बोलते हैं T2G सेट, T2G सेट। इसको क्या कहा जाएगा? EG सेट कहा जाता है, याद रहना चाहिए भाई। इसको कहेंगे हम क्या? T2G सेट, इसको कहेंगे हम EG सेट। सर एक चीज याद रखना है, जब इनमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो याद क्या रखना है भाई? याद ये रखना है सर, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऐसे लिख लेते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दो तरह से फिलिंग हो सकती है, दो तरह से फिलिंग हो सकती है। एक तो हमारी सिमेट्रिक फिलिंग हो सकती है, सिमेट्रिक फिलिंग, सिमेट्रिक फील्ड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे हमारे अनसिमेट्रिक फील्ड हो सकते हैं, अनसिमेट्रिक फील्ड हो सकते हैं। अगर सर सिमेट्रिकली फील्ड है इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी क्या होता है वो बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल सुन लो। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फील्ड है, अगर वो सिमेट्रिकली फील्ड है तो वहां पर जेटीडी नहीं होगा, जेटीडी नहीं होगा, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता है। हम पूछ रहे हैं कब होता है? जब हमारे इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फील्ड होंगे तो भाई साहब वहां पर डिस्टॉर्शन आएगा, मतलब जेटीडी वहां पर होगा। सर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, किस में नहीं होगा। तो हमें क्या करना भाई, उनको इस तरह से स्प्लिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके दिखा दीजिए। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन सबके सब सिमेट्रिकली फिल्ड हैं, एक समान रूप से भरे हुए हैं, तो हमारा क्या होगा, वो जीटीडी में ही दिखाएगा। लेकिन अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिमेट्रिक नहीं है तो वो जीटीडी दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मान लीजिए जैसे सर मेरे पास में D1 है, काम करते हैं कई सारे ऑप्शन ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। भाई नीचे हमारी कितनी ऑर्बिटल आएंगी सर? 3 ऑर्बिटल आती है। और ऊपर कितनी ऑर्बिटल आएंगी सर? ऊपर 2 ऑर्बिटल आती है। इसको हम T2G बोलते हैं, इसको हम EG बोलते हैं। ये आपको पता होगा, पता है ना? बिल्कुल पता है। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं ताकि हम एक से ज्यादा टाइप के एग्जाम्पल्स को लेकर समझ सकें, एक से ज्यादा टाइप के एग्जाम्पल्स को लेकर समझ सकें, है ना? ठीक है सर, ये ले लिए हमने एक से ज्यादा टाइप के एग्जाम्पल्स ताकि हम इजीली समझ सकें सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है सर D1 का। मान लीजिए क्या आता है? D1। डी में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो सर कहां जाएगा? T2G में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। क्या ये पूरी की पूरी जो T2G है ये सिमेट्रिक फील्ड हो गई? नहीं सर, इसके पास में 3 ऑर्बिटल है, 3 में से केवल एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा, बाकी में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर बाकियों में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो जाएगी हमारी अनसिमेट्रिक फील्ड। और अनसिमेट्रिक फील्ड है, अगर अनसिमेट्रिक फील्ड होगी भाई, अगर अनसिमेट्रिक फील्ड होगी तो जेटीडी होगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, मतलब जेटीडी हमारा होगा। आई होप पहले वाला समझ में आया। दूसरा समझिए, अगर मान लीजिए सर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सर एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताओ क्या ये अब सिमेट्रिकल फील्ड है?
हम कहेंगे सर अभी भी सिमेट्रिक फील्ड नहीं है, 3 ऑर्बिटल है तो तीनों में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो या तीनों पूरी भरी हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो के पास में इलेक्ट्रॉन है एक के पास है ही नहीं, या एक के पास इलेक्ट्रॉन है दूसरे के पास है ही नहीं, या तो बराबर हो या बिल्कुल ना हो, इसे हम सिमेट्रिक फील्ड कहेंगे। भाई यहां पर देखो, यहां तो हमारा बराबर नहीं है, सब में नहीं है, तो सर ये भी अनसिमेट्रिकल फील्ड है, और अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे इसमें भी जेटीडी होगा, इसमें भी जेटीडी होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे आ जाइए सर, मान लीजिए D3 बोलते हैं, D3 बोलते हैं, इजी मोड में समझते हैं ना। अगर मान लीजिए D3 बोलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 भरना, 1 2 3 सर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। क्या अब ये सिमेट्रिक फील्ड है? हम कहेंगे बिल्कुल सर। इजी की बात करें वहां भी सिमेट्रिक, वहां तो है ही नहीं, दोनों एक जैसी हैं, यहाँ तीनों एक जैसे होंगे क्योंकि तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। सर आ गया तो ये होगी हमारे पास सिमेट्रिक फील्ड, तो यहां पर जेटीडी नहीं होगा, यहां पर जेटीडी नहीं होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक क्लियर है सर। कुछ और ले लो, मान लो 1 2 3 हो गए, D4 की भी बात कर लेंगे, D5 की भी बात कर लेंगे, D6 की भी बात कर लेंगे, इसके अलावा D7 D8 D9 D10 आप खुद बात कर लेंगे, आप निकालना सीख जाएंगे फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं। D4 की बात करें सर, D4 की बात करें तो 1 2 3 सर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, चौथा हमारा आ गया यहां, सही। इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या भाई, ये तो सिमेट्रिक फील्ड हो गई, ये तो सिमेट्रिक फील्ड हो गई, लेकिन ये कैसे हो रही है भाई, अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक फील्ड है तो जेटीडी होगा, जेटीडी होगा। ये हाई स्पिन की बात कर रहे हैं भाई हम, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन की भी बात कर सकते हैं, मान लीजिए, चलो उसके भी साथ साथ लिख लेते हैं। अगर ये हमारा क्या है, D4 हाई स्पिन है, अगर हम D4 लो स्पिन की बात करते हैं, D4 लो स्पिन में कैसे करेंगे, D4 लो स्पिन में कैसे करेंगे, यहां पर ले लीजिए, हमने ले लिए कितने, D4 ही है। हाई स्पिन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर इजी में जाता है तो हाई स्पिन, और अगर वापस से T2G में आ जाता है तो लो स्पिन, यानी 1 2 3 4। ये यहां पर भी अनसिमेट्रिकल फील्ड था, यहां पर भी अनसिमेट्रिकल फील्ड है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो इसमें भी जेटीडी होगा। जेटीडी क्या होगा भाई, होगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, सही है। अब हम एक काम करते हैं, चलो इसको यहां से हटा देते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, एक और करके देख लेते हैं। D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 भी हो गया, D5 आप तुम खुद करके देख लेना, चलो कर ही देते हैं भाई, है क्या छोड़ना तुमको, D5 तक या 6 तक बता देते हैं, बाकी आप खुद करके देख लेना। जैसे मान लीजिए D है, नीचे हमारे पास कितनी ऑर्बिटल आएंगी भाई, 3, और ऊपर कितनी आती है, 2, ठीक है। ये D5 का कर लेंगे इधर, और यहाँ पर हम D6 का कर लेंगे, बाकी 7 8 9 10 आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया था ये D1 D2 D3, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। D4 से हमारा हाई स्पिन लो स्पिन स्टार्ट हो जाता है, अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाई स्पिन, नीचे ही रह जाएगा तो लो स्पिन। यहाँ देखिए हम बात कर लेते हैं सर D5 की। D5 की बात करेंगे, D5 में एक हाई स्पिन लेंगे, एक हम लो स्पिन लेंगे। सर हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, हाई स्पिन का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 के बाद ऊपर जाएंगे 4 5। लो स्पिन में कैसे करेंगे, 1 2 3, लो है तो 4 5, ऐसे हो जाना भाई। यहां पर ये भी सिमेट्रिक फील्ड है, ये भी सिमेट्रिक फील्ड है सर, दोनों सिमेट्रिक फील्ड है तो जेटीडी नहीं होगा, जेटीडी नहीं होगा। यहां बात करना भाई, ये अनसिमेट्रिक फील्ड है तो जेटीडी होगा, यहां पर जेटीडी होगा। क्लियर सर। D6 की भी बात करो, D6 में भी एक बार हम हाई स्पिन की बात करेंगे, एक बार हम लो स्पिन की बात कर लेंगे। क्या करेंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है सर, हाई स्पिन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर नीचे आएंगे 6, खत्म। यहां लो स्पिन में कैसे भरेंगे D6 को, 1 2 3 4 5 6, सर ये भर गया। क्या यहां सिमेट्रिक फील्ड है सर, ऊपर तो सिमेट्रिक फील्ड है लेकिन नीचे सिमेट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है, तो यहां पर जेटीडी, फिर जेटीडी तो होगा सर, जेटीडी होगा। क्या बात करो सर, ये सिमेट्रिक फील्ड हो गई, सिमेट्रिक फील्ड हो गई तो जेटीडी क्या होगा, नहीं होगा। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेटीडी मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में होगा और किस में नहीं होगा। आई होप इतनी बात क्लियर है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे अनुसार कहने का मतलब भाई ये है, हमारे अनुसार कहने का मतलब ये है,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, सभी बॉन्ड्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए। कब होगी जो बराबर? जब आपकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तुम्हारी सिमेट्रिक है तो वहां जेटीडी नहीं होगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक फील्ड है, तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। सर कौन सा चेंज आता है वो अब हम जान लेते हैं, भाई अगर हम बात करें जेटीडी की, किसकी बात करें? जेटीडी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सर ये दो टाइप का होता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है भाई? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है सर? एक होता है हमारे पास टेट्रागोनल एलोंगेशन, एक होता है हमारे पास टेट्रागोनल कंप्रेशन। टेट्रागोनल एलोंगेशन और टेट्रागोनल कंप्रेशन लिख लेते हैं पहले। सर दोनों के नाम लिखना, ठीक है लिख लेते। क्या लिखेंगे हम? टेट्रागोनल एलोंगेशन, टेट्रागोनल एलोंगेशन, ये तो पहला हो गया। दूसरा जेटीडी का टाइप कौन सा है? टेट्रागोनल कंप्रेशन, टेट्रागोनल कंप्रेशन, ये हमारा दूसरा होता है जेटीडी। पहला हमारा टेट्रागोनल एलोंगेशन और दूसरा होता है टेट्रागोनल कंप्रेशन। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब होता क्या है सुन लीजिए भाई, होता क्या है सुन लीजिए, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। सर टेट्रागोनल एलोंगेशन क्या होता है, टेट्रागोनल कंप्रेशन क्या होता है? देखो हमारे पास ये मेटल एटम है, ठीक है सर, ये हमारे पास क्या है? मेटल एटम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लिगेंड लगे सर इससे? 4 लिगेंड। लगा दें? बिल्कुल लगाओ। 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, थोड़े से बड़े लगाते हैं, 1 2 3 4। अगर हम इनकी बात करें तो ये आपस में इस तरह से जुड़े हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये तो हमारा टेट्रागन बन गया हमारा, है ना। इस तरह से 2 ले लेते हैं क्योंकि दोनों के बारे में बताना है हमें, दोनों के बारे में बताना है, इसलिए हम इस तरह से कितने ले लेते हैं? 2। अब देखना होगा क्या, टेट्रागोनल एलोंगेशन और टेट्रागोनल कंप्रेशन। अब ये जो टेट्रागन में है, मतलब चारों जो लिगेंड है, इनकी चारों की बॉन्ड लेंथ तो बराबर रहनी है, दोनों के केस में दोनों की चारों क्या रहनी है? बराबर रहनी। लेकिन यहां पर जो है जेड एक्सिस पर जो लिगेंड होते हैं, एलोंगेशन का मतलब बढ़ना, कंप्रेशन मतलब घटना। अब यहां पर जो बॉन्ड है इनकी लेंथ क्या होती है? जितनी होनी चाहिए उतनी ना होकर उससे ज्यादा हो जाती है, उससे क्या हो जाएगी? ज्यादा। सर एलोंग कर गई है, एलोंग कर गई, इसको टेट्रागोनल एलोंगेशन कहेंगे। यहां बात करें कंप्रेशन मतलब छोटा, कंप्रेशन मतलब छोटा, जितनी होनी चाहिए उतनी ना होकर उससे कम हो गई, उससे क्या हो गई भाई? कम हो गई, तो इसको बोला जाता है टेट्रागोनल, इसको बोला जाता है टेट्रागोनल कंप्रेशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर टेट्रागन से एलोंग कर गया, टेट्रागोनल एलोंगेशन, टेट्रागन से कंप्रेस कर गया, टेट्रागोनल कंप्रेशन। बड़ी सिंपल सी जो चीज है। अब यहां पर एक और चीज जान सकते हैं भाई, हम क्या जान सकते हैं सर? यहां पर एक चीज ये जानने वाली है, एक चीज ये जानने वाली है, जो हमारे पास टेट्रागोनल एलोंगेशन होता है, एक्चुअल में ये वाली जो कौन सी एक्सिस होती है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। सर इसको बोला जाता है जेड आउट। क्या बोलेंगे हम? जेड आउट। सर जेड एक्सिस आउट हो गई, बाहर चली, इसको बोला जाता है जेड इन। क्या बोलेंगे इसको हम? जेड इन, जेड अंदर घुस गई। बस इतनी सी बात है। टेट्रागोनल एलोंगेशन को जेड आउट बोलते हैं, टेट्रागोनल कंप्रेशन को जेड इन बोलते हैं। अब कहानी होती है सर इनकी स्प्लिटिंग की। टेट्रागोनल कंप्रेशन हो या टेट्रागोनल एलोंगेशन हो, इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसी होती है वो भी जान लेते हैं। चलिए यहां पर बात करते हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एलोंगेशन। पहले एलोंगेशन की बात करेंगे ना, एलोंगेशन, टेट्रागोनल एलोंगेशन।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रागोनल एलोंगेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। टेट्रागोनल एलोंगेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। सर मतलब क्या है टेट्रागोनल एलोंगेशन का? जेड आउट है। मतलब क्या है? जेड आउट। सर इसका मतलब होता है जेड आउट की हम बात कर रहे हैं, जेड एक्सिस हमारी आउट हो गई है, एलोंग कर गई है। स्ट्रक्चर तो हमने जान लिया क्या होता है, ये रहा, ये होता है। सर इसके केस में होगा क्या, देखिए अब इसके केस में ये होता है सर, पहले तो हमारे पास पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल्स होती है जिनकी एनर्जी सेम होती है पहले की तरह, जैसे ऑक्टाहेड्रल में किया था। ऑक्टाहेड्रल में वो कैसे स्प्लिट होती है? दो तरह से स्प्लिट होती हैं। पहले सबकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसके बाद में क्या होता है, तीन ऑर्बिटल की एनर्जी कम और दो ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाती है ज्यादा। हमने जाना था, बिल्कुल जाना था सर। इसको हम T2G बोलते हैं, इसको हम EG सेट बोलते हैं। आई होप इतनी बात आपको सबको पता होगी, है ना। और इन सबके नाम भी आपको पता होंगे, नाम हमने लिख लिए थे, बिल्कुल लिख लिए थे सर। इसका क्या नाम था? DXY, DYZ, DZX, ठीक है ना। यहाँ पर DX² माइनस Y² और DZ², यही है, बिल्कुल है। अब यहां से जेड आउट के केस में कुछ अलग कहानी होती है, जेड इन के केस में कुछ अलग कहानी होती है। ये अलग कहानी कौन कौन सी होती है वो जान लेते हैं भाई, वो जान लेते हैं। देखिए अब इसके केस में क्या होगा, होता ही है सर, क्या है, जेड आउट, जेड को बाहर कर दो, सर जेड कहां है? अगर यहां बात करूं DXY, इसमें तो जेड है नहीं, DYZ इसमें जेड है, DZX इसमें भी जेड है। तो सर यहां से अगर हम बात करेंगे, दो ऑर्बिटल में जेड है तो इनकी एनर्जी हो जाएगी कम, दो ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाएगी कम। कौन कौन से ऑर्बिटल? DYZ और DZX, जिनमें जेड है वो, और जिसमें जेड नहीं है XY, उसकी एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, उसका नाम होगा DXY। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर यहां से अगर हम बात करें EG वाले की, इसमें X² माइनस Y² है और यहां पर केवल Z² है। जेड वाले की एनर्जी कम करो, जेड वाले की एनर्जी कम कर दो सर, जेड वाले की एनर्जी कम होगी, कौन से की? DZ² की, और X² माइनस Y² की एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, ये हो जाएगी DX² माइनस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एलोंगेशन, मतलब जेड आउट के केस में। तो जेड आउट की जो एनर्जी का सीक्वेंस है वो ये है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें होगी, फिर इसकी और सबसे कम इसकी। जेड को हमने आउट कर दिया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, सर आगे की कौन सी बात करने वाले हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल कंप्रेशन। सर टेट्रागोनल कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो टेट्रागोनल कंप्रेशन को क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल कंप्रेशन को हम बोलेंगे जेड इन। क्या बोलते हैं भाई? जेड इन। जेड इन का मतलब क्या है? सर जेड एक्सिस अंदर आ जाएगी, तो बाहर कौन सी होगी फिर? XY। सर यहां पर XY है, बिल्कुल है। देखिए जेड वालों को अंदर लेना है, इस पर XY को बाहर करो, तो यहां से सबसे नीचे कौन सी चली जाएगी भाई? X, और वो एक ही है जिसका नाम है DXY। जिनमें जेड है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, DYZ और DZX। यहां पर भी जेड वाले को कहां लेना है? अंदर लेना है, तो मतलब XY को बाहर करना है, तो XY वाले की एनर्जी इसकी चली जाएगी नीचे, DX² माइनस Y², और जिसमें XY नहीं है मतलब जेड है, वो हमारा क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी हो जाएगी हाई। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि स्प्लिटिंग जेड आउट में क्या होगी और जेड इन में क्या होगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई होप आपको नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान सी चीजें थी। अच्छा यहां पर मैं समराइज करके लिख देता हूं, यहां पर लिखते हैं एनर्जी ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा वो जान लेते हैं। अभी तो लिखा है वही लिखना है हमें। क्या है भाई यहां पर? एक तो जेड आउट के केस में लिखना है और एक हमें जेड इन के केस में लिखना है, सही है। तो जेड आउट के केस में और जेड इन के केस में क्या अंतर है? देखिए भाई जेड आउट की हम बात करें, देखो जेड आउट की हम बात करें तो जेड आउट में सबसे कम एनर्जी किसकी है?
डी वाई जेड और डी जेड एक्स की, है ना। तो अगर आप खुद सोच के देखो भाई, सबसे नीचे कौन आता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। जेड आउट, सबसे पहले आउट किसको करना है आपको, आउट करना है सर डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और इन दोनों की एनर्जी तो लगभग क्या होगी, बराबर। उससे ज्यादा एनर्जी फिर किसकी आ जाएगी, डी एक्स वाई, जिसमें जेड है ही नहीं। अब फिर इजी सेट में पहुंचते हैं। इजी में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को बाहर करो पहले, तो यहां पर हो जाएगा पहले डी जेड स्क्वायर, उसके बाद बचेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था भाई एनर्जी का ऑर्डर। ये हमारा था भाई क्या, एनर्जी का ऑर्डर जेड आउट के केस में। किसके केस में था ये हमारा, जेड आउट के केस में एनर्जी का ऑर्डर है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर हम यहीं पर हम बात करें किसकी, जेड इन की, जेड इन की बात करें तो भाई जेड इन के केस में जेड वालों को अंदर लेकर है, एक्स वाई वालों को बाहर। तो पहले बाहर कौन होगा, एक्स वाई, फिर डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी तो एनर्जी सेम ही है। इधर भी एक्स वाई को बाहर करो पहले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सबसे लास्ट आ जाएगा इधर हमारा डी जेड स्क्वायर। इनकी एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास ये हो जाएगा, इनकी एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास ये हो जाएगा। दिस इज द एनर्जी ऑर्बिटर ऑफ इन जेड इन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पूछे जाता है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो नॉर्मली ये आपको ऑर्डर दे दिया जाता है, पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा ऑर्डर जेड इन का है, कौन सा जेड आउट का है। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब जो हमें जानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, और उसका नाम है एप्लीकेशन। सर जेड जेटीडी से कौन कौन से एप्लीकेशन हमारे होते हैं, तो दो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से वो देख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जेटीडी। एप्लीकेशंस ऑफ जेटीडी, क्या एप्लीकेशन है भाई जेटीडी की, क्या एप्लीकेशन है जेटीडी के, वो अभी जान लेते हैं। देखिए क्या है, पहला नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सर क्या होगी ये बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की इस पर देखते हैं तो कभी कभी कहीं कहीं जेटीडी होता है, तो वहां पर हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो ना होकर वो ऑर्डर बदल जाता है, वो ऑर्डर हमारा बदल जाता है। तो वो कौन सा होता है वो जान लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास इकलौता एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो हम जान लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। तो सुन लीजिए भाई, कॉपर के केस में होता है भाई, कॉपर है ठीक है सर, 4 तो बॉन्ड रहेंगे इससे, बिल्कुल रहेंगे सर 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, और ये चारों आपके कहां होंगे भाई, प्लेन में। सर ये चारों बॉन्ड आपके कहां पर रहते हैं, प्लेन में रहते हैं। पता है, बिल्कुल पता है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बॉन्ड ऊपर की साइड और एक बॉन्ड हमारा नीचे की साइड, ठीक है ना। ओके, एक ये हो गया। इस तरह के हमारे पास 3 लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, इस तरह के हमारे 3 कंपाउंड हम ले लेते हैं ताकि अच्छे से इस क्वेश्चन को भी समझ सकें, ताकि अच्छे से इस क्वेश्चन को हम इजीली समझ सकें। ठीक है सर, ऐसे हमने 3 ऑप्शन 3 क्वेश्चंस ले लिए हैं। क्या अंतर है भाई, देखो अंतर ये है, हम एक काम करते हैं यहाँ पर लगाते हैं लिगेंड्स। क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिगेंड लगाए। एक में क्या करते हैं हम 3 लिगेंड लगाते हैं, 3 EN बाइडेंटेड लिगेंड है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। EN क्या होता है, एथिलीन डाइमीन, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम होता है इसके अंदर, है ना। यहाँ पर भी यहाँ 2 EN लगा देते हैं, एक EN यहाँ, दूसरा EN यहाँ, और यहाँ पर मान लीजिए हम 2 EN ना लगाकर कुछ और लगा देते हैं, मान लीजिए NH3 लगा लो। चलो यहाँ ये NH3 हो गया, यहाँ पर ये NH3 हो गया, ठीक है। इसके केस में यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 EN है, एक EN यहाँ लगा दिया हमने, एक EN यहाँ लगा दिया हमने, और एक NH3 यहाँ ले लिया, और एक NH3 यहाँ ले लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं ए, इसको हम बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं हम सी। एक्चुअल में कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये होता है भाई, जहां जितनी ज्यादा क्लेटिंग रिंग होते हैं, क्लेटिंग रिंग का मतलब क्या होता है भाई, अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई भी लिगेंड रिंग बना रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लेटिंग लिगेंड कहा जाता है। और ये सब हम पहले लिगेंड के एग्जांपल्स में पढ़ चुके हैं। लिगेंड कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में जान चुके हैं। क्लेटिंग लिगेंड एक टाइप होता है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाता भाई, रिंग फॉर्म करता है। तो यहां पर भाई रिंग फॉर्म हो रही है, रिंग फॉर्म हो रही है, तो मतलब ये क्लेटिंग लिगेंड है। और जहां पर रिंग फॉर्म है, रिंग बन गई, तो वो कंपाउंड हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, सर इसमें 3 रिंग बननी है, इसमें 2 रिंग बननी है, इसमें 2 रिंग बननी है, तो हमारे अनुसार ये है ए हमारा बी से भी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ए हमारा सी से भी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल। लेकिन कहानी थोड़ी सी ये है, हम डायरेक्टली इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जेटीडी है वो इसको चेंज कर देता है। द रीजन क्या होता है सर, इन सब में देखो, अगर आप सब में देखोगे तो इसमें जो कॉपर है ना, कॉपर Cu, ये Cu+2 स्टेट में है, और Cu+2 स्टेट में 3D9 आता है। सर डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 9। अगर D9 है, सोचो D9 है, तो भाई नीचे हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती है सर, ऊपर हमारे पास 2 ऑर्बिटल होते हैं सर। 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, कैसे भी भर लो, आपको नजर आएगा ये तो सिमेट्रिक फील्ड है, लेकिन ये हमारी कैसी है, ये हमारी कैसी है, अनसिमेट्रिक फील्ड, अनसिमेट्रिक फील्ड है। और अगर अनसिमेट्रिक फील्ड है तो यहां पर जेटीडी होगा, यहां पर जेटीडी होगा। और अगर जेटीडी है, अगर ये जेटीडी है, तो यहां पर जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए सर, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। अब इनमें से देखा जाता कौन ज्यादा स्टेबल हो, एक्चुअल में बताएं भाई, यहां पर जेटीडी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, सब जगह जेटीडी होगा। अब इन दोनों के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास हम बोलेंगे सर ए आपका सी से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 3 रिंग बन रही है, यहां पर 2 रिंग बन रही है। लेकिन होता यह है सी आपका ए से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, सी आपका ए से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर अगर जेड एक्सिस पर डिस्टॉर्शन होगा तो ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड की ज्योमेट्री क्या होगी, बदलेगी। लेकिन यहां देखना, क्या जेड एक्सिस पर होगा तो इन रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ए और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाता है, सी। उसके बाद कौन आएगा, ए, बाकी कौन बचा है हमारा, बी। तो ये हो जाएगी हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये कौन बताता है, ये जेटीडी बताता है। एक्चुअल में अगर हम जेटीडी ना पढ़े हो तो हम अगर कंसेप्ट पढ़ लिया कि भाई जितनी ज्यादा क्लेटिंग रिंग वो उतना ज्यादा स्टेबल, तो हम क्या कहेंगे भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल ए को बोलेंगे, फिर सी को बोलेंगे, फिर बी को बोलेंगे। लेकिन क्या होता है, जेटीडी ने सी की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया और ए की स्टेबिलिटी को घटा दिया, और ये उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और छोटा सा आपका एप्लीकेशन है, वो भी जान लीजिए भाई, दूसरी एप्लीकेशन भी जान लीजिए भाई। एयू है, एयू आपका +2 ऑक्सीडेशन में स्टेबल नहीं होता, क्या होता है, अनस्टेबल होता है भाई, ये आपका अनस्टेबल होता है। या तो एयू यानी गोल्ड या तो +1 दिखाएगा या फिर आपका +3 दिखाता है, लेकिन +2 नहीं दिखाता। रीजन क्या होता है भाई, एयू किस सीरीज में आता है सर, एयू में आता है, सीयू एजी एयू, इन सब में आता है। अगर इस पर +2 हो, इस पर भी +2 हो, इस पर भी +2 हो, तो इन तीनों में हमारा क्या आता है, D9, और D9 होगा तो जेटीडी होगा। अगर D9 होगा तो जेटीडी होगा। अगर हम यहां बात करें भाई AU+2 है, AU+2 का मतलब D9 है, तो भाई नीचे कौन होता है, अगर मान लीजिए जेड आउट की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, जेड आउट, इसमें जेड आउट ही होता है, वैसे जेड आउट होता है। तो नीचे हमारी 2 ऑर्बिटल आ जाएंगी, फिर हमारी एक ऑर्बिटल आएगी, फिर हमारी एक ऑर्बिटल आएगी, फिर हमारी एक और ऑर्बिटल। सर इनके नाम में लिख दो, साथ साथ इनके नाम में लिख दो, क्या नाम होता है भाई, DYZ, DZX, जेड नीचे DXY, यहां पर DZ2,
डी जेड आउट, ये जेड इन, इसके केस में आपका ठीक है जेड आउट ही होता है। ओके, डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी एक्स वाई यहाँ पर, डी वाई जेड डी जेड एक्स यहाँ पर हो जाए, डी जेड स्क्वायर यहाँ पर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गया। अब ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसके पास दो टाइप की पॉसिबिलिटी है भाई। इसके पास में जो पॉसिबिलिटी है वो कितने टाइप की है? 2 टाइप की। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। कैन वी डोनेट, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, पहले प्लस 2 था, अब उसके बाद डोनेट करने के बाद ये बन जाएगा AU प्लस 3। इसके पास एक है, अगर ये क्या कर सकते हो, ले भी सकता है। कैन वी एक्सेप्ट, अगर इसने एक्सेप्ट किया तो एक इलेक्ट्रॉन, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक प्लस कम हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? AU प्लस 1। तो इसी वजह से जेटीडी होने की वजह से भाई यहाँ पर स्टेबल तो होगा नहीं, स्टेबल नहीं होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा या एक इलेक्ट्रॉन को देगा। इसी वजह से AU आपका +1 और +3 दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, +2 नहीं करता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है जान लिया, कब होता है ये भी जान लिया, कितने टाइप्स का होता है ये भी जान लिया, और उससे होने से कौन कौन से इफेक्ट हमारे पड़ते हैं हमने ये भी जान लिया है। तो मुझे लगता है जेडीडी आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो भी टॉपिक है कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंटिन्यू। आपको पता है डेली लेक्चर आपको शाम को 8 बजे मिल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। बस आपको लेक्चर को शेयर करना है, जिसको भी जरूरत है, जो भी इन चीजों की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो IIT जैम की कर रहा है, गेट की कर रहा है, नेट की कर रहा है, BSc 3rd सेम की कर रहा है या MSc की कर रहा है, जिसकी भी कर रहा है, जहां पर ये टॉपिक्स होते हैं उनको शेयर करो, बताइए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।